सभी साथियों को हमारा नमस्कार। तो आप सबके लिए आज एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये जो वीडियो अपना रहेगा वो जो अपनी सीटेट है, सीटेट में अपने जो साइकोलॉजी है वहाँ से जो सवाल आते हैं, पिछली परीक्षाओं में जो सवाल आए हैं उनको लेके यहाँ पर हम थोड़ी बात करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे जो है सीटेट को लेके वीडियो आ ही रहे हैं, आप सबके सामने है सारा। तो देखिएगा आज का हमारा जो पहला सवाल रहेगा कि बाल विकास में से तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक जो है वो जो अपने बाल विकास है उसमें कहाँ से कहाँ तक हम अध्ययन करते हैं। तो सही उत्तर हमारा जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। गर्भधारण से लेके हम बात करते हैं माध्यमिक के जो बाल्यावस्था है वहाँ तक हम बात करते हैं बाल विकास में। चलिए सवाल नंबर हमारा जो 2 रहेगा कि कथन 1 दिया गया है कि बच्चों के विकास के मार्ग में वह प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। एक बात तो ये है। उसका तर्क दिया गया है कि आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। देखो 2 चीज़ें हैं, बच्चों के मार्ग के विकास के मार्ग में वह प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ये अनुमान हम नहीं लगा सकते, पहली बात तो ये। दूसरा इस पर तर्क दिया है आर के रूप में कि आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने है। तो सही उत्तर जो रहेगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर हम जो बताते हैं भाई अभी बता देते हैं आपको कि इसका सही उत्तर जो रहेगा कि ए भी सही है और आर भी सही है। सटीकता से हम अनुमान नहीं लगा सकते। बात करें आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारक जो होते हैं वो बच्चों में जो विकास होता है उसका अलग अलग जो वे है वो तय करते हैं, बदलाव का जो मार्ग है वो तय करते हैं। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 है सामाजिकरण। देखो सामाजिकरण जो है वो क्या है कि समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। दूसरा है कि जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। तीसरा है कि व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है। चौथा है कि औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जटिल प्रक्रिया है समाजीकरण, एक जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती रहती है। चलिए सवाल नंबर हमारा 4 रहेगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में सवाल गलत इसीलिए होते हैं क्योंकि आप ढंग से सवालों को पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए ज़्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं। आते हैं आपको लेकिन गलत आप जल्दबाजी में करते हैं। तो देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन, संयोजन और समावेशन 2 शब्दों को ध्यान में रखना है। इसकी पूरक प्रक्रिया क्या है? तो पूरक प्रक्रिया जो है वो है अनुकूलन। संयोजन करेंगे समावेशन करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे? अनुकूलन करेंगे। 4 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 है कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेव वाइगोत्स्की को महत्व देते हैं। तो जीन पियाजे किसको देते हैं? बच्चों के सीखने के संदर्भ में। जीन पियाजे का बताना पहले, फिर बताना है वाइगोत्स्की का। तो जीन पियाजे का तो रहेगा परिपक्वता और वाइगोत्स्की जो है वो सांस्कृतिक उपकरणों पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो दोनों यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही है। तो 5वें का ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पे फोकस करना है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? बाकी 3 सही है, 1 सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? देखो निर्देशित आदान प्रदान करना बिल्कुल सही है। प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो व्यापक चर्चाएं बिल्कुल सही है। सहयोगात्मक अधिगम सही है। ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा क्योंकि दोहराव व स्मरण जो है वो इसमें शामिल नहीं है। चलिए सवाल नंबर 7 है कि कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग जो है वो नारीवाद नैतिकता जो क्या आएगा आगे? तो क्या आएगा? देखो ये आएगा देखभाल की नैतिकता। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नैतिकता जो देखभाल की नैतिकता कहलाती है वो इससे संबंधित है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 8 रहेगा कि हार्वर्ड गार्डनर है उसने क्या बताया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशेषता है, या बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि की संरचना प्रतिपादित की। या मैं बात करूं 4 गुणनखंड के आधार पर 16 प्रकार की बुद्धिमत्ता का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है
आपने पढ़ा भी होगा, तो जल्दबाजी करने में गलत नहीं करना है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। सीधा सा सवाल है, सरल सा सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा संकल्पनात्मक समझ पे अपने को जोर देने की आवश्यकता बताई गई है। चलिए सवाल नंबर 10 है कि बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्य रूप से जो है वो विविध स्रोतों का अन्वेषण करके होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 रहेगा कि अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए, या परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। बात तीसरी है कि अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, या समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तरीके के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, और ऑप्शन डी भी सही है। अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, वरना तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। विद्यार्थियों अमूर्त संक्रियात्मक की चरण को अगर हम कर रहे हैं तैयार, तो अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत क्यों कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ये 3 नंबर वाला यहाँ पे गलत है। चलिए सवाल नंबर 12 है कि कथन 1 है कि बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शिशुअवस्था के चरण से मिलने शुरू हो जाते हैं। बात तो सही लग रही है। तर्क की हम बात करें, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्राइड वगैरह ने बताया है थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। सही से पढ़िएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से इसको समझो, समझने के बाद में उत्तर देना है। तो देखो ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर भी नहीं कर रहा है। आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर भी नहीं कर रहा है। बातें दोनों ही सही हैं, ये फ्राइड ने ये बात कही थी। और बचपन में बात करूं, अलगाव व वंचित होने से सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति होगी भाई, बिल्कुल होगी। चलिए सवाल नंबर 13 है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे क्या होगा? क्या होगा? अभिभावकों को अपने बच्चों की पहचान करके सही ढंग से नामांकित कर पाएंगे, मंदबुद्धि, बुद्धिमान इत्यादि, है ना। दूसरा, अभिभावकों को अपने बच्चों के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सकेगी, ये तो सही लग रहा है। अभिभावक जान पाएं कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता, ये तो गलत बात है। अभिभावक अपने बच्चे की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से, ये भी गलत बात है। तो सही बात यही है कि अभिभावकों की अपने बच्चों के सीखने जैसे क्या और कैसे के बारे में वो समझ सकेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित क्या करना चाहिए। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बालकों को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? घर पे ट्यूशन देना चाहिए? नहीं है। उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्य पत्रक दिए जाएं, स्कूल आने की उनकी रुचि कम हो, ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, स्कूल आने की उनकी रुचि कम नहीं हो, बिल्कुल स्कूल आने से उसको जोड़ना चाहिए, बस हमें इस पे फोकस रखना है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 15 है कि उस पर्सन की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। मूल्यांकन का कौशल का परीक्षण करने वाला कौन सा है? आज आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद में इससे किस प्रकार भिन्न है, ये मूल्यांकन का कौशल है। पुरातत्व को परिभाषित करें, हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे, या हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई। तो देखो यहाँ पे है कि आप जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं वो ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है, यहाँ पे ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक को, उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये तो हमने ये बताया कि सवाल किस तरह से आते हैं। चलिए सवाल नंबर 16 है कि समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाधन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से युक्तियों से किस समूह को प्रतिपादित किया है कि विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष से सर्वेक्षण किया जाए, सभी के लिए एक रूपीय और मानवीकृत पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित की जाए, पुस्तकें, अन्य दिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियां उपलब्ध करवाई जाए, या सहसूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पित पद्धतियों का उपयोग किया जाए। साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, बिना पढ़े इनका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। ये आपने पढ़ा होगा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो यहाँ पे देखो ए, सी और डी, यानी ए, सी और डी सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो यहाँ पे हमारा राइट उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, सभी के लिए एक रूपीय मानवीकृत पाठ्यक्रम प्रणाली सुनिश्चित करना। ये इसमें नहीं दिया गया है, बाकी सारा दिया गया है कि हर 5 वर्ष से सर्वेक्षण किया जाए, सहायक युक्तियाँ उपलब्ध करवाई जाए, पद्धतियों का उपयोग किया जाए, ये तीनों चीज़ें हैं। चलिए सवाल नंबर 17 है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए।
धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करना है कक्षा में, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए कि विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण वहाँ पर प्रस्तुत करने चाहिए, एग्जाम्पल्स उनको देने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो कक्षा की ओर जो है वो अग्रेसित हो सकें। चलिए, सवाल नंबर 18 है कि डिस्ग्राफिया का मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? डिस्ग्राफिया ओनली फॉर लिखना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा अभ्यास है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने में सहायक होगा? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सफल समावेशन में सहायक कौन सा होगा? तो वो होगा स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग करने से होगा। ये चीज़ें उनकी समझ में नहीं आएगी और यहाँ पर सांकेतिक भाषा वो नहीं समझ पाएंगे। दृष्टिबाधित संकेत कैसे देखेंगे? वो बोर्ड पर लिखित निर्देश तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्न में से किसे बढ़ावा देती हैं? किस चीज़ को बढ़ावा देती हैं? उन चीज़ों से बचना चाहिए। सृजनात्मक, उच्च सृजनात्मक आवश्यकता वाले बालकों को तो अभिसरण वाली जो सोच है ना, उससे उसको बचना चाहिए, उससे उसको बचना चाहिए। सीखने की जिज्ञासा को बचाना नहीं, बढ़ाना चाहिए। विचारों की मौलिकता होनी चाहिए, समस्या समाधान कौशल होना चाहिए। चलिए, सवाल नंबर 21 है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए जो है वो करना चाहिए विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए भाई, ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए, सवाल नंबर 22 है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ये सही बात है। विद्यार्थियों को केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो। बातें तो दोनों ही सही लग रही हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। हाँ, उत्तर देखो, ए सही है, ए तो सही है। शिक्षिका को किसी भी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बात सही है। केवल तभी उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए जब वे सही उत्तर के बारे में, अच्छा हाँ सही उत्तर आ गया यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा सा गौर नहीं किया, सही उत्तर के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो। देखो जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। चलिए, सवाल नंबर 23 है कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो शिक्षार्थियों के बीच उत्पन्न करे, क्या उत्पन्न करे? बिल्कुल जिज्ञासा उत्पन्न करे, और तो सारे गलत हैं। और चिंता, बोरियत, हतोत्साहन, ये बिल्कुल गलत है। तो चलिए, सवाल नंबर 24 है कि किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसका के ज्ञान को क्या करना चाहिए? इसके ज्ञान को प्रक्रियात्मक ज्ञान करना चाहिए, समावेशित नहीं करना चाहिए, समावेशन नहीं करना, अनुबंधित भी नहीं करना है, घोषणात्मक भी नहीं करना है। चलिए, सवाल नंबर 25 है कि निम्न में से कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता वो कौन है? तो वो है निष्क्रिय अवलोकन। देखो, अन्वेषण है, बातचीत या अंत्यक्रिया है, अधिसंज्ञान है, निष्क्रिय अवलोकन नहीं है। चलिए, सवाल नंबर 26 है कि हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्यों की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष व प्रत्यक्ष बोध क्या कहलाता है? परोक्ष व प्रत्यक्ष बोध कहलाता है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर हमारा 27 है कि एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है, यह का उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? ये है अनुरूप सोच का। ऑप्शन ए हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज के हमारे सवाल आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है और कमेंट जरूर करना है भाई। और कुछ भी नहीं करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि उससे पता चलता है कि हम जो क्वेश्चंस बना रहे हैं या ला रहे हैं, जो भी है पिछली परीक्षाओं के हो या हमने जो नए क्रिएट किए हैं वो कैसे भी हों, हमें पता तो चले कम से कम कि किस तरह के हम सवाल लेके आ रहे हैं, आपको उससे हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता भाई, 2-4 शब्द लिखने होते हैं, व्हाट्सएप पे भी लगे रहते हो तो उस समय भी आपको जो है चैटिंग चलती है तो होता रहता है, तो इतने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।